बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें तरक्की करती हैं जिसकी आवाम खुशहाल होती है। किसी भी मुल्क की अगर खुशहाली का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो उसके गली महलों में आप जाएँ, उसके बाज़ारों में जाएँ, उसके पार्क्स में जाएँ, उसके शहरों में जाएँ, उसके कोचे कोचे में जाएँ। वहाँ जाके आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौमें तरक्की याफ्ता हैं, ये कौमें, ये मुल्क उस इस लिहाज से खुशहाल है कि इसकी आवाम खुशहाल है, क्योंकि वो लोग अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं। वो लोग अपने आप को खुशहाल इसलिए रखते हैं कि उनको हुकूक उनको मिल रहे होते हैं। जो नुमाइंदगान जो वो इलेक्ट करके अपने पार्लियामान में भेजते हैं, असम्बली में भेजते हैं, वो उनके हुकूक का दिफा कर रहे होते हैं। वो उनके लिए खुशहाली के लिए सामान पैदा कर रहे होते हैं। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी सेहत और उनकी सैर अफलास की तमाम जिम्मेदारी उन पे ऊपर होती है। और दूसरी बात यह है कि जब वो अपने आप को पढ़ा लिखा जानते हैं, वो किसी माशरे का ऐसा होते हैं, तो यही वो इस अजीम शान कौम की पहचान होती है कि वो लोग अपने आप को कभी भी फजूल कामों में अपने आप का वक्त ज़ाय नहीं करते। यही बात है कि जो अच्छी कौम है जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है वो कौमें डिसिप्लिन कहलाती हैं। उन्होंने अपने काम से काम रखा है। और यही बात है कि जो उनकी जो क़ियादत होती है वो उनकी खुशहाली के लिए काम कर रही होती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप किसी कौम के बारे में देखेंगे, किसी मुल्क के बारे में देखेंगे, किसी नेशन के बारे में देखेंगे, ये दुनिया में तरक्की याफ्ता नहीं है, तो सबसे पहले उसके आवाम गरीब होंगे। उनके आवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, उनके आवाम के पास तालीम नहीं होगी, उनके आवाम के पास अच्छी सेहत के लिए सहूलियात नहीं होंगी। ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी कि वो एरिया, वो मुल्क या वो सिटी तरक्की याफ्ता नहीं होगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त होगा। वहाँ पे तरह तरह की सहूलियात भी आवाम को पहुँचाने के लिए वहाँ पे बराए नाम के तौर पर वहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपनी हुकूमत से खुश नहीं होंगे। और ये इस चीज़ की तरफ दिलाइल करती है, इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि वो लोग इसलिए खुशहाल नहीं हैं कि उनके हुकूक गस्ब कर दिए गए हैं। और जो उनके अपनी जो को मंगें थी, जो जिस अमीन के तहत उन्हें अपने नुमाइंदगान को वहाँ पर इलेक्ट करके अपने नुमाइंदगान को पार्लियामान में भेजा था, सही तरह से उनकी तर्जुमानी नहीं कर पाते। तो जनाब, आज का जो प्रोग्राम है ये आम आदमी की आवाज़, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और जो स्टूडियो में जो मेरे मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं उनका तारीफ़ कराता चलूँ। मेरे बनात जनाब अनसर अब्बास कियानी साहब हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल पार्टी रावलपिंडी डिवीजन से हैं और टिकट होल्डर हैं PP 18 रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैनी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। और इसके बाद वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब, चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। क्योंकि अनसर अब्बास कियानी साहब, जो आज मैंने मौजू सुखन जो आपके सामने मैंने रखा है, एक आम आदमी की आवाज़ है। एक आम आदमी की आवाज़ ये होती है कि वो किस तरह एक मुल्क में अपनी इज़्ज़त नफ्स को महलूज़ खातिर रखते हुए ज़िंदगी गुजारता है। आज पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं महंगाई आसमान पे है। और जब एक आम आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना पेट काट के वो अपने बच्चों को खिला रहा है और वो दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। चाहे जाए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी दस्तरस में। तो क्या कहेंगे अभी जो कंडीशन हमारे मुल्क में, एक आम आदमी कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मदु किया। बहुत शुक्रिया। और जो आज आपका टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी और उसके साथ साथ एक ह्यूमन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने आज ऑर्गेनाइज़ किया। और नेचुरली आवाम की बात होनी बहुत ज़रूरी होती है। देखें, इस टाइम जो हालात हैं एजाज़ भाई, जो मुल्की लेवल पे आप देख लें, जो इस टाइम आपकी चाहे बिजली है, गैस है, पानी है, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आप एक साइड पे कर दें, जो इंसान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपकी खाने पीने की अशियाएँ, चीनी, आटा, दालें, गोश्त, ये सारी चीज़ें इस टाइम उस अप्रोच से इतनी दूर चली गई हैं कि गरीब बंदा तो ना मुर्गी खा सकता है, ना गोश्त खा सकता है, ना वो दालें ख़रीद सकता है। यकीन माने दालों की जो रेट हैं वो गोश्त से भी महंगे हो चुकी हैं। तो जिस मुल्क के अंदर ये इस तरह का हाल बना हो, वहाँ पर डेफिनेटली बात है कि पहले हमारे पाकिस्तान में 3 क्लासेस होती थी। चलो, एक बंदा गुर्बत की लकीर के नीचे होता था, दूसरी मिडिल क्लास होती थी और तीसरा जो होता था वो एक अमीर तबका होता था, रॉयल फैमिली। यहाँ पर इस दफ़ा तो ये पोजीशन हो गई है कि गरीब उसी जगह पे गरीब है। जो मिडिल क्लास था उसको इन्होंने बिल्कुल वाश करके रख दिया है और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से नीचे होता जा रहा है और मिडिल क्लास तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। बदबख्ती के साथ पिछले आप 1 साल में आप देख लें या 1.5 साल में देख लें, ये जितना भी अरसा पिछला ये गुजरा है जो टिनोर,
पहले खान साहब का दौर था, खान साहब के दौर के अंदर आटा जब महंगा होना शुरू हुआ, उस टाइम 38 रुपये से शुरू हुआ था, फिर आके तो 55 रुपये पे रुका, फिर इसी तरह से फिर इक़्तिदार साजी आपकी आई। चीनी इसी तरह से आपकी पुलॉन्ग हुई थी उस टाइम, तकरीबन 55 रुपये से वहाँ से चली थी और 110 पे चली गई थी उस टाइम। आज चीनी तकरीबन 200 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है जो हालात हैं, और इसी तरह से आटे की पोजीशन है कि वो भी 100 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम। 200 रुपये रेट आटे, तो 200 रुपया रेट है। तो बात ये है कि जब ये चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें महंगी भी कर देते हैं, और फिर मैं उन पॉलिटिशियन से भी, उन ब्यूरोक्रेसी से भी, और ख़ास तौर पर उन लोगों से मेरा आज सवाल है कि ये जो महंगाई आप इस टाइम हमारे मुल्क में जो महंगाई का जो आलम है, इसमें आपके बड़े बड़े बिज़नेस क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मिल ऑनर बैठे हुए हैं, चाहे शुगर माफिया के अंदर जो बैठे हुए हैं, उसमें तो 90% आपकी पॉलिटिशियंस बीच में, उसमें बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, उसके साथ आपके कई ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं जिनकी अपनी मिल्स हैं। इन लोगों को आपने किस तरह से आप इनको कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, और आपने रेट को, चीनी को ख़ास तौर पर इतना लंबा और तूल आप लेके चले गए हैं, आटे को आप इतना तूल चले गए हैं। आज मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर आपका प्रोटेस्ट ना हो रहा हो। किसी जगह पे पानी के ऊपर हो रहा है, किसी जगह के ऊपर बिजली के बिलों के ऊपर हो रहा है, और इतनी बड़ी ज़्यादती आप कर रहे हैं इस टाइम अपनी कौम के साथ, अपनी आवाम के साथ, और इस पिछे हुए तबके के साथ, कि बिजली की जो आपने जो रेट्स दिए उसमें 4-4, 5-5 किस्म के आपने टैक्स ऐड कर दिए। एक बंदा जो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स को एक मरतबा दिया जाता है। इनकम टैक्स ये नहीं होता कि हर महीने एक बिल के साथ लग के इनकम टैक्स 10,000 रुपया लग के तो वापस आ जाए। किसी और मद में पैसे ले लो, हाँ, आपने लेने भी किसी और मद में ले लें। इन्होंने इनकम टैक्स की शेप में भी हर बंदे को हर महीने इनकम टैक्स डाला हुआ है, और 4-4, 5-5 टैक्स डाल के जिसका 6,000 रुपया बिल था वो यकीन माने इस टाइम 30,000, 40,000 पे पहुँचा हुआ है। मैं आम लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मैं आम इंसानों से हूँ, आम लोगों से हूँ, निचले तबके से मैं ऊपर खुद आया हुआ हूँ। यकीन माने कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनकी ये हालत होती है कि एक टाइम का खाने का उनके पास होता है, दूसरे टाइम के पास उनके पास ना वसाइल है, ना खूबसूरत बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखें कि रिसेंट जो गवर्नमेंट का यहाँ पर पूरा दौरानिया रहा है, उन्होंने जो रूस की वो खान साहब की गवर्नमेंट में ये था कि भाई वहाँ रूस से हम सस्ता पेट्रोल ले लेंगे और अपने आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। पेट्रोल वहाँ से भी आया, वो पेट्रोल कहाँ पे गया, क्या चीज़ पी गई उसको। और दूसरी बात यह है कि फिर जो हमारे ईरान से स्मगल हुआ जो ऑयल वगैरह आ रहा है, पेट्रोल वगैरह आ रहा है, इसमें ऐसे वुज़रा भी हैं जो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऐसा थे। इसके बावजूद यहाँ पे देखेंगे इसकी जो प्राइसेस हैं, जो आम आदमी उसकी 10 तरह से बोध हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? एजाज भाई, मैं तो बड़ा वाज़ेह हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई सबसे पहली बात ये जो ईरान के जो हमारा रूस के साथ, जो रशिया के साथ जो आपका जो पेट्रोल का मायदा था, चाहे खान साहब के दौर में, खान साहब कहते हैं कि हमने इसको आगे लाया था, फिर नून वालों ने कहा कि हम इसको आगे लेके चलें। जो भी लेके गया, चाहे 1 लाख बैरिक आया, जितना भी आया वो पाकिस्तान में आया, लेकिन ये 1 लाख से मसला हल नहीं होता। यहाँ पर जब तक 1/3 या 1/4 जो है पाकिस्तान में आपकी हर चीज़ जो है इस टाइम पेट्रोल के ऊपर है, आपकी 90% इस टाइम बिजली आपकी पेट्रोल के ऊपर है, आपका तमाम फैक्ट्रीज़ जो हैं पेट्रोल्स के ऊपर हैं, आपकी तमाम रिफाइनरीज़ जो हैं वो पेट्रोल्स के ऊपर, हर तरह की चीज़ों का तो उसका लोड है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसका तरीक़ार ये नहीं था कि एक बोझर आपने मंगवा लिया और उस बोझर के बाद आप रुक जाएं, या उसके साथ अपना गुजारा तो कर लिया लेकिन अवाम के लिए भलाई ना हो सके। दूसरी बात यह है कि ये जब तक 1/4 तक नहीं जाएगा तो आम आवाम तक इसकी सहूलत जो है वो ना प्रोवाइड हो सकती है, ना पहुँच सकती है। जो सवाल आपने किया दूसरा, ये जो हमारा ईरान के साथ जो हमारा जो ईरान ये जो स्मगलिंग जो हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप अगर बलूचिस्तान चले जाएं, कोयटा आपका अगर जाना हो तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यकीन माने डेली बेसिस पे जो आप गाड़ियाँ देखेंगी तो जिस तरह वो चूंटियों की एक लाइन जा रही होती है कतार में, इस तरह से पेट्रोल की गाड़ियाँ निकल रही होती हैं। तो क्या वो इदारे जो आज जो कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनकी आंखें बंद थी उस टाइम? क्या वो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, या आंखें बंद करके बैठे हुए थे, या वो उसके अंदर शामिल थे? कोई तो था ना, कुछ तो था। ये तो नहीं है कि आप मतलब वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, 60 अरब रुपया आप कह रहे हैं, 60 अरब रुपया सालाना इसका नुकसान हो रहा है। तो पहले कहाँ थे भाई? पहले क्यों नहीं इस अवाम के बारे में आपने सोचा? इस अवाम के लिए आपने संजीदा होके छोड़े, इस अवाम के बारे में कम से कम अपने मुल्क के लिए संजीदा हो जाते, अपने मुल्क के लिए संजीदगी के साथ सोचते और स्मगलिंग को पहले भी रोक सकते थे। तो पहले क्यों नहीं रोका गया? इसका रिलीफ ऑटोमेटिकली अवाम को मिलता। ये हल इस तरह नहीं निकलेगा। आपको सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, चाहे ईरान का बॉर्डर है, चाहे अफगानिस्तान का बॉर्डर है, चाहे इंडिया का बॉर्डर है।
उसको सिक्योर करना पड़ेगा। आपको गुड और बैड के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप गुड और बैड के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, और बिल्कुल मैं वाज़ह कहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका अफ़गान काबली जिसको हम बोलते हैं, अफ़गानी जो आपने 96 तक जो आपका काबली था उसको बिल्कुल रहने दें। जो उसके बाद जो कार्ड बने हुए 2 नंबर तरीके के साथ लोगों को कार्ड 2-2 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया दे के, या चाहे वो नादरा के अंदर ब्यूरो अपना जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने 2 नंबरी की हुई है, चाहे किसने भी गए, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन ने की है, आप उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दें और इन लोगों को जो इनलीगल तरीके के साथ रह रहे हैं इनको वापस पाकिस्तान से अपने मुल्क में भेजें। आंसर अब्बास कियानी साहब के इससे पहले जो भी हमारे जिम्मेदारान थे उनको ये देखना चाहिए था कि वहाँ पे अगर आपकी बॉर्डर में स्मगलिंग हो रही है, अगर आपने उसको रोका नहीं है, इट मीन्स कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आज हम ये देखते हैं कि हमारे डॉलर्स की जो प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज़ करती जा रही हैं, और अभी आई डोंट नो कि डॉलर की किसी नज़र लगी है, एकदम से दिरहम में से नीचे भी आ रहा है, और अच्छी बात है कि हम ये चाह रहे हैं कि और नीचे आ जाए, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं आया, बात ये थी। तो जनाब हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब, चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो में, और जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो अभी रिसेंट जो कंडीशन है, महंगाई आसमान पे है, और एक गरीब आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो जो चीज़ें वो जो ख़रीद रहा है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं, तो क्या कहेंगे, इसका कोई कंट्रोल है? इजाज साहब, आई एम हेडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम है फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। जी जी। और ये पार्टी हमने कोई शौक से नहीं बनाई, हमने तो पार्टी इसलिए बनाई कि पॉलिटिकल पार्टी में फेल हो चुकी हैं। जी जी। इनको बहुत स्टडी किया, मैं गांव से तल्लुक रखता हूँ और मैं मसाइल समझता हूँ, मैं फौजी भी हूँ। बेसिक चीज, इन सारों चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें रूट कॉज को पकड़ना होगा। अभी जो साहब बात कर रहे थे, मुझे तारफ नहीं, बस बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। जी जी। और मैं ये यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक हमारा निज़ाम ठीक नहीं होता, और निज़ाम को ठीक करने के लिए आपके 2 अदारों को बड़ा अहम रोल अदा करना होगा। उनमें से एक भी अहम रोल अदा करे तो चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मैं तो कहूँगा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जुडिशरी है, उसका तो रोल कोई डिस्कशन में आना नहीं चाहिए। जुडिशरी हैज टू बी बेस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा जो है, जब तक अपना रोल अदा नहीं करेगा, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, लोग पिसते रहेंगे, लोग तबाह होते रहेंगे, पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता रहेगा। और आप देखें 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और नीचे को जा रहा है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, कितनी गवर्नमेंट आ गई, इलेक्टेड आ गए, डिक्टेटर्स आ गए, सारा कुछ आ गया, लेकिन कोई भी इनमें से कामयाब नहीं हुआ। उसकी मेन रीजन, रूट कॉज क्या है? हमारा निजाम आम इंसान को एक्सेस नहीं दे रहा कि वो असेंबली में पहुंचे। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो निजाम नहीं दे रहा, वो सिस्टम नहीं बना रहा कि इलेक्शन अफोर्डेबल हो, कि एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास का बंदा इलेक्शन लड़े और वो जाए। लिहाजा जब तक आपके लीडर्स, आपके मेंबर असेंबली के लायक नहीं होंगे, उस वक्त आप पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, जब तक ये ऑनेस्ट नहीं होंगे। अब ये एक माफिया है, इस माफिया की नीयत ही नहीं है ठीक करने की। भला जितना मर्जी कर लें, माफिया अपना कंट्रोल 2-3% ये लोग हैं, सरदार बटेरे, ये वही लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, और ये बार बार वही लोग चले आ रहे हैं और वही इलेक्शन लड़ते हैं। और ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बेसिकली ये पैसा फेंकते हैं और सीट खरीदते हैं, उसके बाद अरबों रुपया कमाते हैं। जो इंसान राम के चक्कर में पड़ जाएगा, उसके अंदर कौन सी शर्म रह जाएगी? शानदार बात कर रहे हैं जब कर्नल साहब, जानना ये चाहेंगे अंदर कौन सा पब्लिक के लिए दुख रह जाएगा, जानना चाहेंगे। जी जी। पाकिस्तान को हमें ये लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इनकी मेच्योरिटी लेवल देखिए। अब ये लीडर्स टॉप लेवल पे आते हैं, इनको टॉक शो पे देखें, इनको अदरवाइज देखें, इनकी बातों को देखें। ये आप अगर तो और स्टडी करें, मोस्टली 90% अपने अपने खानदानों के जो नलायक बच्चे होते हैं ना जी, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा के करा के तो उसको सियासत में फेंक दिया जाता है। और वो सियासत क्या करता है, वो बेसिकली पॉलिटिकल एक टाउट बन जाता है। आप अपने इलाके के थाने को कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करता है? आधा थानेदार को दिया, आधा खुद का आया। तो जब इनका मॉरल कैरेक्टर ये है, इन्होंने इस लेवल के लोगों को ऊपर लेके आना है,
तो ये सारी मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है। जनाब कर्नल साहब, आपने बात की इलेक्शन कमीशन के ठीक होने की और आपने बात की अदलिया के ठीक होने की, तो आखिर पिछले 75 ईयर्स में ऐसी कौन सी पावर थी कि जिन्होंने इनको ठीक नहीं होने दिया? क्या समझते हैं आप? पावर मैं समझता हूँ जी पब्लिक की है, लेकिन पब्लिक की पावर यूज हो नहीं रही। एक्चुअली मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पावर पब्लिक है और हमने पब्लिक को ही पावर देनी है। जिस दिन पब्लिक को हम पावर दे देंगे, अब पब्लिक की पावर को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्यूडल लॉर्ड्स। जब फ्यूडल लॉर्ड करप्ट लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट पैसा कमाना है, यहाँ से पैसा उठा के बाहर ले जाना है, वहाँ जाके उन्हें इन्वेस्ट करना है, इनकी जिंदगियाँ बड़ी बन चुकी हैं, इनकी औलादों की जिंदगियाँ बन चुकी हैं। सो एज सच मैं समझता हूँ कोई इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है, किसी को कोई कसूर नहीं है इसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा करे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो रोल अदा करने नहीं दिया जा रहा सर। तो अगर वो कंट्रोल हो रहा है कहीं से, तो वो रिजाइन करे ना। क्यों नहीं रिजाइन करता? फिर वो क्यों एंजॉय करता है? जब तक उसको हुकूमत मिलती है तो एंजॉय करता है, जब उसको किक आउट किया जाता है तो वो शोर जाता है जी मेरे साथ जाती होगी, मेरे साथ ये हो गया। और पब्लिक को भी हमें समझाने की जरूरत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी अपने बयानी के साथ चल रही है। तो यकीन कीजिएगा कि लाखों की तादाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं। और हमें अब जो जरूरत है वो आप ही की है, हमें मीडिया की जरूरत है ताकि हमारा मैसेज जाए। हम कोई इक़्तिदार के शौक से नहीं आ रहे, हमें कोई दो दफा इक़्तिदार नहीं चाहिए। हमारे पास काबिल तरीन टीम है, हम एक दफा इक़्तिदार लेंगे, आपको एक पहले साल में बताएंगे कि पाकिस्तान एक डायरेक्शन में चल रहा है और उस डायरेक्शन में चलाएंगे। अगर हम इस कामयाब नहीं होते, हम दोबारा आने के अहल ही नहीं। मैं तो समझता हूँ अगर हम अपनी हुकूमत बनाने के बाद इस काबिल नहीं कर सकते कौम को कि वो अगली दफा अच्छे लीडर इलेक्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। बाकी जी हम क्योंकि मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट अनसर अब्बास कियानी साहब भी मौजूद हैं, आपका स्टांस आ गया, आप बिल्कुल हमारे साथ हैं। अभी कुछ और भी चीज़ें हम आपसे भी क्लियर करेंगे। अनसर अब्बास कियानी साहब जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी पावर है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन को ठीक नहीं होने दे रही है? और दूसरी बात है कि जब हमारे मुल्क का निज़ाम अदालत वो ठीक नहीं होगा तो फिर इसमें आवाम का क्या कसूर है सर? देखें, मैं तो एक बात कहूँगा, एजाज़ भाई कर्नल साहब की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। जी जी। लेकिन मैं आपको पता है मैं बड़ा क्लियर स्टांस होता है मेरा। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 पिलर हैं पाकिस्तान के अंदर। एक पिलर आपका हमारा कौमी असम्बली का पिलर है, सही, यहाँ पर आइन और दस्तूर की बातें की जाती हैं। एक पिलर आपका यहाँ पर फ़ौज का इदारा है। दूसरा यहाँ पर आपका जो इदारा है वो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन है। और चौथा पिलर जो है वो आपका अदलिया है, जहाँ पर इंसाफ बिक रहा हो, जहाँ इंसाफ रोंदा जा रहा हो, जहाँ पर इंसाफ की ये हालत हो कि जहाँ पर 50,000 रुपये में या लाख रुपए में इंसाफ बिक रहा हो, वहाँ पर आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का खाली किरदार होगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको शुरू से पता है कि हर इदारे को हमेशा ये बात करती है कि हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। सही। और उसके लिए हर इदारे को अपनी डोमेन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। अगर वो डोमेन से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें आउट ऑफ लाइन चली जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में पिछले 70 सालों के अंदर, जो 76 सालों के अंदर हो चुका है। यहाँ पर हमने आज तक पाकिस्तान को उस ट्रैक, जिसने भी ट्रैक पे लाने की कोशिश की, वो आपके सामने ही है कि या तो वो फांसी लग गया और यहाँ पर या तो वो पाकिस्तान के लिए है उसके ज़मीन जो तंग कर दी गई। आपका यहाँ पर इस टाइम जो कैडर है, आपका स्टूडेंट है, आपका डॉक्टर्स है, आपका इंजीनियर है, आपका जो पढ़ा लिखा तबका है, वो उसको आपने इतना तंग कर दिया है। जिसने भी कोई चीज़ बनाई पाकिस्तान के अंदर, चाहे गाड़ी की शक्ल में पानी की गाड़ी हो, चाहे आपका कोई टेक्नोलॉजी लेके आया, वो पता ही नहीं लगा वो पाकिस्तान में, उसके बाद पता लगा या वो अमेरिका में है या वो यूरोप में है, वो या फलां जगह पे है। तो आपका यहाँ से एजुकेटेड जो कैडर था वो सारा उठ के चला गया फॉरेन के अंदर, क्योंकि उसने अपने आप को स्टैब्लिश करना था। तो आपने, क्योंकि उसको वो सहूलत दी कोई नहीं। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जब तक हम अपनी चीज़ें जो हैं एक लाइन के ऊपर नहीं लाएंगे, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कर्नल साहब की इस बात पे एग्री करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को मिडिल क्लास तबके के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक गरीब आम मुतवस्तिर तबके के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। या सूबाई इलेक्शंस का जो एक्सपेंडिचर है वो इलेक्शन कमीशन तो शो कर देता है 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, और एनए का 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपया। तो होता ये है कि वो इलेक्शन जा रहा होता है 14 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़ के ऊपर।
तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? डेफिनेटली वो इलेक्शन कमीशन का काम है चेक एंड बैलेंस करना। अगर जो बंदा उस लाइन को क्रॉस करता है आप उसको नाइल कर दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हर बंदे के सोर्सेज हैं। हर बंदा कोई कहता है मैं फौज के साथ काम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं अदलिया के साथ काम कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा जी जी जी, जी। आप जबरदस्त बात कर रहे हैं। मैं और मुझे लगता है हमारी सोच भी एक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी लास्ट ही टेन्योर ले लें 5 साल का, इसमें इमरान खान साहब को जब एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई तो ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जब वो उनको किक आउट किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम। मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि लीडर अगर वो होता है, अगर उसको तकलीफ थी, पहली बात तो यह कि उसने एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट क्यों ली, और अगर उसने सपोर्ट ले ली और अब वो समझता था कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उसको उस वक्त रिजाइन करना चाहिए था ना। बजाय कि हम बार बार एस्टेब्लिशमेंट को ही ब्लेम करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट अल्टीमेटली आप देखें वो ऑफिसर्स होते हैं, जो अहदेदार होते हैं, वो आते हैं 2 साल 1.5 साल 3 साल लगाए रिटायर होकर चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है इसको कोई अपना रोल अदा करना चाहिए। हमारे लीडर तो इतने कमजोर हैं, ये भीख मांग कर भी प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद करते हैं, और जब बन जाते हैं फिर उनके अंदर ताकत आती है तो ये आंखें लगाना चाहते हैं। बिल्कुल एग्री। बात नहीं चलेगी। लीडर को हम्बल होना पड़ेगा, लीडर को बॉस नहीं बन सकते। देखिए लीडर वो होता है जो हिकमत अमली से अपने मामला को सेटल करता है, और जो एक कमांडर होता है वो उसका अपना अंदाज होता है। लेकिन यकीन करें कि मैं फौज में भी रहा और हमने वहाँ लीडरशिप भी सीखी और हमने वहाँ सेशन भी सीखी। मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर कहीं माइंड लगी होती थी हमने वो निकालनी होती थी तो मैं खुद लीड करता था। मैं खुद अपने हिस्से की माइंड निकालता था कि ये ना हो कि मैं अपने जवानों को आके कर दूं और खुद पीछे खड़ा रहूं और माइंड फटे तो वो जवान बाजे मैं ना मरूं। तो पॉइंट ये है कि हम ठीक है, हमें फौज तो हम ब्लेम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, सीधी सी बात हो रही है। लेकिन मैं बताऊँ कि आपकी बेहतरीन फौज है पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल लेवल पे मैं यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ। आई वॉज ग्रेटेड बेस्ट ऑफ देन यूनाइटेड नेशन। मैंने जब पॉलिटिकल आया उसमें फील्ड में आया तो मैंने मुशर्रफ को जज नहीं किया। तो पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट है कि लीडर्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लीडर्स को ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये लोग खुद अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएं। और आप मुझे यहाँ पे मुझे नहीं पता ये ब्रांड कितना लंबा है, यहाँ में एक बहुत बड़ी बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। पब्लिक का सबसे बड़ा मसला है, मुझे बताएं किसी गवर्नमेंट ने, किसी इदारे ने आज तक पब्लिक के लिए मसाइल को खत्म करने के लिए पुलिस के थानों को ठीक करने की कोशिश की? इमरान खान को 10 साल मिले केपी में, हम केपी में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी बहुत पब्लिक मतदान करते शहर में, हम बहुत पॉपुलर हो गए पेशावर में। तो वहाँ पे किसी थानों को ठीक करने की कोशिश की? नहीं किया। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश की? नहीं किया। आप यहाँ देखें पाकिस्तान पूरा इनको मिल गया 4 साल तक, पंजाब भी मिला। पॉइंट है या अब भी जितनी भी हमारा नेवर है गवर्नमेंट का वो बहुत काम करेंगे, टेकर भी काम कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। चलो कोई डायरेक्शन दे दी, स्ट्रगलिंग को रोकती है, कोई बिजली को पकड़ रही है, कोई और चीज़ें कर रही है, लेकिन जब तक हम थानों को ठीक करेंगे मैं तो करण साहब यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा, सॉरी टू से। देखें कि जिस तरह आज हमारे आर्मी चीफ साहब जाके हमारे बिजनेस कम्युनिटी से उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने ये देखा होगा अभी रिसेंट जो उनका जो यहाँ पे टूर है तुर्किया का, वहाँ पे भी गए हुए हैं। क्या ये काम हमारे पॉलिटिशियंस के नहीं है जो यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? 100% ठीक कह रहे हैं। ये काम पॉलिटिशियंस का, ये पॉलिटिशियंस क्यों नालायक है, ये क्यों मौका दे रहे हैं, ये क्यों दब रहे? मैं ये तो कह रहा हूँ कि जब इमरान खान को, नवाज शरीफ को ले ले, बाकियों को ले ले, नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब इनको पावर मिलती है उसके अंदर ये आजिज़ी में क्यों नहीं जाते? उस वक्त ये देखें, अल्लाह ताला मौका कभी कभी देता किसी को। जब मौका मिल जाता है तो लीडर का काम है ऐसे हालात पैदा करना कि हर अदारा अपने अपने हदूद के अंदर कायम हो जाए। ये लीडर का काम है। अगर लीडर क्या है, लीडर पूरी 25 करोड़ से वोट लेकर जब आता है, जब उसका वो लीड कर रहा होता है, उसके अंदर ये अहलियत ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये सारे नालायक प्रोडक्शन है, ये नलायक लोग ऊपर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी जमात
फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात भी करूंगा। मैं इस्लामाबाद भी आऊँगा, इस वक्त मैं लाहौर बैठा हूँ। जी जी, आपको इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, आएंगे और आप हमारा साथ दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता, मेरे काबिलियत पे कोई उंगली खड़ी नहीं कर सकता, इंटरनेशनली भी नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब भी डेड ऑनर थे, मेरे दादा जलदार थे, वो भी डेड ऑनर थे। कोई लीडर में से बजाय जो कहे मैं भी ऑनर हूँ, मेरा वालिद भी ऑनर से, मेरा दादा भी। जब आपके लीडर ही हम गलत लेके आ रहे हैं, हमारे लीडर ही कैरेक्टर लेस आ रहे हैं, तो मुझे बताएं हम क्या ब्लेम करना कि वो फिर क्या ब्लेम करना कि हमारे कटिया किसने जलाई और हमारे शहर को आग किसने लगाई। स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट एंड जेन्युइन हों। आप अपने पड़ोस में ले लें, वो उनकी एक पार्टी बन गई है, बीजेपी बन के ऊपर आ गई है। आप दुनिया को ले लें, वहाँ पार्टीज होती हैं, पार्टी नहीं होती। यहाँ पे एक बंदा होता है, उसके नाम पे पार्टी होती है और उसके लिए लोग पागल हो जाते हैं, बस उसी के पीछे चलते हैं। हमें अवाम को भी समझा, अवाम को मैं ब्लेम नहीं करता, अवाम की सबसे बड़ी मजबूरी है कि अवाम को कंट्रोल किया जाता है। थाने को आज़ाद करना, भला वो थाने को आज़ाद करना चाहिए, मैं ये समय काफ़ी मसाइल में हल हो सकते हैं। थैंक यू जनाब, आप हमारे साथ लाइन में रहिए। अंसर अब्बास कियानी साहब, आप ये देखा होगा कि जब से हमारे आर्मी चीफ साहब ने डेमोक्रेट्स के साथ और इसके साथ जो डिफरेंट जो बाकी इदारे हैं मुल्क उनके साथ और साथ बिजनेस कम्युनिटी के साथ डायलॉग शुरू किए हैं, उसके बाद हमारे डॉलर की जो उड़ान थी वो भी नीचे आ गई है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुगर का जो इशू था पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में जाके जो स्मगल्ड की हुई है शुगर थी, उसके ऊपर भी क्रैक डाउन किया है। उम्मीद है कि कमिंग डेज़ में शायद इसकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। तो ये जो काम है ये हमारे सियासतदानों को नहीं था, इस सिटिंग गवर्नमेंट का नहीं था, जो आर्मी चीफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, मैंने तो पहले भी कहा कि जब तक आप दूसरे की डोमेन में जब आप दाखिल होना शुरू होंगे तो चीज़ें जो हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और चीज़ें इसी तरह से टूटती हैं। यहाँ पर भी बदबख्ती के साथ, बदकिस्मती के साथ सेम वही हो रहा है। वो हालांकि ठीक रहा है इस टाइम अगर देखें तो जो जनरल आसिम मुनीर जो इस टाइम जो लाइन लेके जा रहे हैं या जो एक ट्रैक लेके जा रहे हैं, या तो दो बातें, या तो सीधा सीधा वो खुद प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, या तो चीफ के ओहदे पर रहें। सही, देखें बातें वो होनी चाहिए जो क्लियर हो। मैं एक यंगस्टर हूं, क्लियर बात है, मैं एक यंगस्टर हूं, इधर आ जाएं या उधर चले जाएं। मैं एक यंगस्टर हूं, सॉरी जी जी, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी होने के नाते आज बात कर रहा हूं, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने के नाते नहीं कर रहा। या तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ जाएं और इक़्तिदार संभाल कर वो सारी चीज़ों को लाइन अप कर दें, क्योंकि बिगाड़ हुआ है। मैंने पहले कहा कि चाहे वो कोई भी इदारा है, हर इदारे के अंदर बिगाड़ है। देखिए, सारे इदारे नहीं गंदे होते, या सारी शख्सियात नहीं गंदी होती हैं, या सारे वो पर्सनैलिटीज़ नहीं गंदी होती हैं। कोई दो चार लोग होते हैं इदारे के अंदर जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं, गंदे हुए होते हैं, लेकिन वो पूरा इदारा वो डिस्टर्ब किया जाता है। ठीक है, तो मैं इस टाइम ये कहूँगा कि जो जनरल साहब को जो इस टाइम जो तकाज़े हैं, आइनी तकाज़े हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का जो डोमेन बनता है उनको वो काम करने दें। बेशक ठीक है, आप उसको बैकअप में सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं, आप उनको बैकअप सपोर्ट दे के फेस उन्हीं का रखें, फेस काकड़ साहब का ही रखें, ताकि वो प्रॉपरली उनकी भी एक इज्जत और रेस्पेक्ट को जो है वो मजरू ना हो, रेस्पेक्ट मजरू ना हो। तो आप वो कम अज़ कम नज़र आए कि देखें, कनर साहब ने एक बात की कि यहाँ पॉलिटिशियंस का जो प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ, मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको फ्रेश कैडर की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर आपको ये पुरानी दकियानूसी सोच, करप्शन सोच, करप्ट तरीन सोचों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको एक नए ब्लड की ज़रूरत है। नए ब्लड क्या है? नया ब्लड है इस टाइम चेयरमैन बिलावल की शक्ल में, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक लाइन लेके चल रहा है। खारजा उमूर के ऊपर आपने उसको टेस्ट कर लिया, आपको नज़र आ गया कि इंटरनेशनली वो बंदा मुल्क को साथ लेके जा सकता है। आप ऐसे फ्रेश चेहरों को उसके साथ लेके, मैं अपनी क़यादत को भी कहता हूँ कि आप अपने साथ भी नीट एंड साफ और क्लीन लोगों को साथ रखें, आप करप्ट लोगों को साइडलाइन करें। जब तक हम पाकिस्तान के अंदर से करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, चाहे वो क्लरिकल लेवल है, चाहे वो पॉलिटिकली लेवल है, चाहे वो थाना कल्चर है। बिल्कुल कर्नल साहब की बात पे मैं एग्री करता हूँ कि थाने के अंदर देखिए, एक हल्का होता है, उस हल्के के अंदर एक थाना होता है, उस थाने को कंट्रोल 10% वो जो लोग कर रहे होते हैं वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर हैं। अच्छा, उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हैं। 90% लोग तो थाने में उनको एक्सेस ही नहीं मिलती, क्योंकि वो डर और खौफ की वजह से थाने में जा ही नहीं सकते। अब वो 10% थाने को भी बता दे रहे होते हैं और लोगों के ऊपर FIR भी साथ होकर करा रहे होते हैं और उनसे पैसा लेके आधा उनको खिला रहे होते हैं, आधा खुद खा रहे होते हैं। तो करप्शन हमारी
बहुत बुरे हालात हैं, चाहे पटवार सर्कल है, चाहे मेडिकल सर्कल है, चाहे हमारा जो किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो करप्शन का जो एक माफिया बैठा हुआ है, ये इसको उस महकमे को खोखला करे। हमारे PIA की मिसाल यहाँ पे हमने देखते हैं कि जो PIA हमारा स्टिल आ टाइम खसारे में जा रहा है। गवर्नमेंट भी इनकार कर चुकी है कि भाई हम आपको मतलब फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जनाब, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल टाइम ज़बरदस्त अंदाज से हम अपनी इस पूरे स्टार्स को लेकर आगे जा रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटे से कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रही। जब हम प्रोग्राम से वापस आएंगे तो हम कर्नल साहब से पूछेंगे कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन, मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। ज़बरदस्त किस्म की बातें हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ से, और क्योंकि आज आम आदमी के बारे में बात की जा रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले 75-76 ईयर में पाकिस्तान की जितनी भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। कोई एक भी ये नहीं कह सकता कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन मौका नहीं बल्कि मौके मिलने के बावजूद जो हमारे मुल्क की अभी जो करंट जो सिनेरियो जो सूरत हाल है, यहाँ पर जीना महाल है। यहाँ पर पढ़ा लिखा जो हमारा ये जो यूथ है वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसकी ऐसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, एक इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदा रहने के लिए, इसलिए वो यहाँ से मूव कर रहे हैं और वो फॉरेन कंट्रीज़ को ज्वाइन करें। कर्नल रिटायर्ड जावेद मुश्तबा साहब, क्योंकि आपने एक नई पार्टी बनाई है और आप उसके चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान के, क्या मंशूर है, क्या इल्ज़ाम लेके आ रहे हैं जो इससे पहले जो 76 ईयर में हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने डिलीवर नहीं किया, जो वो आप करना चाह रहे हैं, क्या स्टांस रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने जब पार्टी बनाई तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हमने कोई शौक से नहीं बनाई। मैं गांव का रहने वाला हूँ, जिंदगी में मैंने अपने इलाके में काम किए हैं, बहुत मेरे दादा ने किए। मेरे दादा ने उस इलाके माछी का काम की, मेरे वालिद ने बिजलियाँ लगा, और मैंने उस पूरे इलाके में हाईवे रोड, लिंक रोड, स्पोर्ट्स, वाइल बीइंग इन सर्विस, ये सारे काम मैंने कराए। और मेरा कोई इरादा पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, लेकिन मैं एक फाइटर हूँ। मैंने जब देखा कि ये पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे को जा रहा है, और मैंने बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम भी किया, थिंकिंग कि ये लोग बेहतर करेंगे, और मुझे इन लोगों ने टोटली मायूस किया। और ये अभी बिलावल साहब की बात कर रहे थे, देखें ये खानदानी पार्टियां अब नहीं चली कि ये बिलावल इसलिए आ जाएगा कि बेनजीर का बेटा है, दूसरा इसलिए आ जाएगी कि नवाज शरीफ की बेटी है। इस तरह काम अब नहीं चलेगा। हमें अब पूरा निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी पार्टी को, मैंने अपने दोस्तों साथियों के साथ बैठकर फैसला किया कि बताएं क्या हमें व्हाट्सएप के ऊपर बैठ के या घरों में बैठ के बस ये तनकीद ही करते रहना है या हमने आगे बढ़ना है। मैं ये समझता था और समझता हूँ हमने अल्लाह ताला को जान देनी, और अल्लाह ताला से हमने अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल भी होना है, हमें कुछ करना चाहिए। इस चीज को ज़हन में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ी तादाद में काबिल तरीन लोगों को साथ मिलाया, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा ख़वातीन है, वो इग्नोर्ड है। पाकिस्तान की ख़वातीन को आप अपने साथ चला ही नहीं सकते, बिकॉज आपके ना थाने ना कल्चर उसको प्रोटेक्शन देता ही नहीं है। तो जब उस 50% अबाव के तादाद को हमने घरों में बंद कर दिया, उनको वो माहौल नहीं दिया, कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान तरक्की। एक चीज जानना चाहेंगे कर्नल साहब, हमारी यूथ जो 64% से ज्यादा हो चुकी है, जी उनको हम कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। उनको हम एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारा ये है कि गांव के स्कूलों का मयार, सरकारी स्कूलों का मयार ये है कि वहाँ टीचर ही नहीं है, बहुत ज्यादा वहाँ भैंसे बांधी हुई है। और ये अब चूंकि बिलावल का नाम लिया, माजरत के साथ नाराज होना, मैं सिंध में गया, मैं बुल्डी शाह जगह जी वहाँ गया, और गरीब से यकीन करे हमने पैदल रैली वहाँ के साथ मैंने चला, उन्होंने देख किया, बड़ा कुछ हुआ। एंड मेरी स्पीच के बाद एक ही उनका साईं हमारी पीपल पार्टी से जान छुड़ाए। ये पार्टियों से जान छुड़ाना फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का है हमारा मंशूर। लिहाजा इसको हमने फिर इसको ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने ये जब तक रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, निजाम चेंज नहीं। तो क्या कर्नल साहब ये जानना चाहेंगे, लॉ लाने के लिए जो आपकी जो पार्टी है, जब इलेक्शन में आप लोग आएंगे, पाकिस्तान के अंदर एक नया फ्रेश लॉ, भला वो यंग हो, लेकिन मिडिल क्लास हैं जो जनरली कौम की नुमाइंदगी करते हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते इलेक्शन लड़ने का। ये मेरे जो साथी
माशाल्लाह इस वक्त बिलावल की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन यकीन करें ये उस पार्टी के अंदर टिकट लेके दिखा दें, इनको नहीं मिलेगा। अगर ये मिडिल क्लास है, मुझे नहीं पता मिडिल क्लास है कि टिकट सर ये फ्यूडल लॉर्ड है तो इनको टिकट मिल जाएगा। ये डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं, ये हल्का PP 18 से ये टिकट होल्डर हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं आपसे जो जो मैं आपसे ये जानना चाह रहा, ये मिडिल क्लास है, इनको कोई जीतने नहीं देगा। नहीं, इस पे जीत भी चुकी है दफ़ा। ये जो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आपकी जो पार्टी है फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान, जब इसकी तंजीम साजी, जब आप इसके टिकट्स वगैरह देंगे, उसका क्या मेयार होगा? उसके लिए मेन के जो नाउन जो चेहरे हैं, आप उन्हीं को आप आजमाएंगे या कोई न्यू ब्लड लाएंगे, यंग ब्लड लाएंगे? मेरी जाल साहब यही रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से। मैंने अभी इन दोनों मेरी मुलाकात भी हुई थी तशरीफ से इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले इलेक्शन को सस्ता करें। आपके अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स कहते हैं कि 15 लाख में नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, तो उसको उसी में करें। मैं दुनिया में करता हूँ सबसे महंगे तरीन इलेक्शन पाकिस्तान। जिस दिन इलेक्शन सस्ते हो जाएंगे, जो आदमी अपने उस पर तजावज करेगा खराजात से, उसको डिस्क्वालीफाई करें। आप ये कर दें, मैं आपको बेहतरीन कैंडिडेट दूंगा। ये पुराने कैंडिडेट के हमें जरूर दीजिए। मैं ले ही नहीं रहा, अभी भी नहीं ले रहा। मेरे पास कहीं आने की कोशिश कर रहे हैं राइट लेफ्ट से, लेकिन मैं नहीं ले रहा। मेरी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, हम बेहतरीन कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट लायक, लेकिन जिनके अंदर जज्बा हो काम करने का, वोट देंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमें रिस्पांस मिल रहा है ना जी, हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा इनकलाब लेके आना है पाकिस्तान के अंदर। चलें जी, अल्लाह ताला करे कि एक ज़बरदस्त इनकलाब आए, क्योंकि कर्नल साहब, थैंक यू कर्नल साहब, क्योंकि हर पार्टी का जो मंशूर होता है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। आंसर अब्बास के साथ जानना चाहेंगे कि जो हमारा जो करंट जो रेशो है यहाँ पे महंगाई का, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने बात की कि हर इंसान अपने डोमेन में रह के इंसान बात करे, लेकिन जो एक आम आदमी की जो आवाज़ है वो ये है कि जब सुनी जाती है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक किस्म का ये माहौल हो, एक हुकूमत हो जो अवामी नुमाइंदगान को रिप्रेजेंट करने वाली हो, तो इलेक्शन के बारे में जो कल भी आपने देखा कि जो हमारे सदर साहब ने कहंदिया दिया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आया है, तो नवंबर के महीने में क्या एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? एजाज भाई, मैं तो कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये नवंबर में इलेक्शन हो जाएं। देखें, हमारे चेयरमैन साहब जो इस टाइम सिंध से निकले हैं और मुल्तान में उन्होंने पड़ाव किया है, आज उन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी है, तो ऑलरेडी वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर निकल चुके हुए हैं और उन्होंने बड़े तमाम ही जगहों पे ये कहा कि इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक आइनी तकाज़ा है। आप उसको आइनी तकाज़े को पूरा करें और इसको 90 दिन के अंदर इस इलेक्शन को फौरी तौर पे करवाएं, ताकि कोई आइनी बुरान पैदा ना हो। क्योंकि आगे जाके फेब में अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो फेब के करीब आपका सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें भी आपके लोग फारग मतलब के हो चुके होंगे। सेनेटर्स जो हैं वो कहाँ से बनेंगे, या उनको भी आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में क्या आप उनको भी एक्सटेंड करेंगे? तो मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरी अपनी एक पॉलिटिकल थिंकिंग है कि ये नवंबर नहीं होगा, लेकिन ये तकरीबन फेब और मार्च के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट होगी और होना चाहिए कि इससे आगे पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो मुझे नज़र आ रहा है। नवंबर में क्यों ना हो? नवंबर में तो हम तो तैयार हैं। देखिए, मुझे कैंपेन में आज 9 महीने हो चुके हैं। अब 9 महीने से जब हमारा ज़मीनी इलेक्शन जब इन्होंने अनाउंस किया था कि जी पंजाब का, तो हम उस टाइम के लगे हुए हैं प्रॉपरली इलेक्शन कैंपेन के अंदर। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारा कोई निज़ाम ऐसा है इलेक्शन कमीशन का, मुझे नहीं समझ आ रही। उस टाइम मैं समझता हूँ कि उस टाइम भी पंजाब के अंदर इलेक्शन मतलब हालांकि असम्बलियाँ टूट चुकी थी, उन्होंने जो ज़्यादती की उस टाइम, क्योंकि टिनोर पूरा नहीं हुआ था, मुकम्मल नहीं हुआ था, और ज़्यादती की खान साहब ने जो ज़्यादती की, आपने पंजाब असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया या KP को कर दिया। आप ये ना करते तो आज ये आइनी बुरान पैदा ना होता। आज भी उसी कंडीशंस के अंदर जा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन टाइम पर हो, और हाल भी यही है पाकिस्तान के अंदर कि टाइमली इलेक्शन हो। जो भी आता है इक़्तिदार के अंदर, जो अक्सरियत लेके आता है, उसको इक़्तिदार के अंदर उसको हंसी खुशी उसको मुंतकिल करें। और ये जो आप आज महंगाई को कंट्रोल आज कर रहे हैं, इस महंगाई को उस टाइम भी कंट्रोल करें। देखें, कर्नल साहब ने एक बात की थी कि खान को ये टाइम मिला। मैं 18 साल या 19 साल पीछे चला जाता हूँ। मैं देखता था जिस तरह आज कर्नल साहब ने कहा कि मैं हम पार्टी, अल्लाह करे मेरी बस विशेष है कर्नल साहब के लिए कि वो अपनी पार्टी के लिए एक अच्छे कैडर को सामने लेके आए, एक अच्छे लोगों को लेके आए। आज से 18 साल 19 साल पहले मैं खान साहब को मिला, जब हम प्रोटेस्ट के अंदर होते थे। उस टाइम जस्टिस इफ्तिखार के प्रोटेस्ट थे और बड़े बड़े मामलात होते थे।
हम लोग भी समझते थे, सच्ची बात है कि एक नया बंदा आ रहा है, काम करेगा, कुछ करेगा, लेकिन सच्ची बात है कि जो डिसआर्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम को इस बंदे ने दचका पहुंचाया, इसने खासतौर पर इमरान खान ने एक नई नस्ल को उसने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उसको ट्रैक से उतार के रख दिया है। और जो इतमाद का जो फुकदान है उसकी वजह से अब नई नस्ल को बहुत ज़्यादा सोच समझ के अब इतमाद वो करेगी, और इसी वजह से लोग डिसआर्ड होकर हमारी जो नई यूथ है, जनरेशन जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है, वो फ़ॉरेन की तरफ जा रही है इस वजह से कि पाकिस्तान छोड़ के तो वो बाहर जाके सेटल्ड हो जाएं, क्योंकि वो उनके ज़हनों के अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना हम महफूज हैं, ना हमारे बिजनेसेस महफूज हैं, ना हमारे फैमिलीज़ महफूज हैं, ना हमारी चीज़ें महफूज हैं। अल्लाह करे हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, अल्लाह करे जिस तरह से आज महंगाइयों को, आज हमारी तालिबानाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, आज डॉलर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, या चीनी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे हमारा हर इदारा इसी तरीके के साथ कोई भी पॉलिटिकल। एक छोटा सा पॉइंट अगर जी 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 कर्नल साहब, मेरा पॉइंट है आपकी बहुत जबरदस्त, आपसे मैं इंशाल्लाह नंबर भी लूंगा, चाहता हूँ आपसे रास्ता कर, मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इलेक्शन कानूनी तकाजे पूरे करके कराने का मकसद अपनी 76 ईयर से हम इलेक्शन तो करवा रहे हैं, जब तक हम वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे जिससे नए चेहरे सामने आ सके, ऑनेस्ट लोग आ सके, यकीन कीजिएगा आप भला इसको 2 महीने के बाद करा दें, आप 6 महीने के बाद करा दें, अगर यही सिस्टम से इलेक्शन होने हैं तो पाकिस्तान मजीद तबाह हो जाएगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप पॉलिटिशियन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप एक लीडर हैं, आप बराए मेहरबानी भला जिस मर्जी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे ये करें कि इलेक्शन अफोर्डेबल हो मिडिल क्लास के लिए, फिर भला वो पीपल पार्टी से आ जाए, वो नून से आ जाए, वो पीटीआई से आ जाए, वो किसी पार्टी से आ जाए, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। ये माफिया को हमें आउट करना पड़ेगा, आप मेरा साथ दें इस मामले के। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ मैं कर्नल साहब की बात पे भी एग्री करता हूँ। उसकी देखें, मैं मिडिल क्लास से खुद हूँ, आपको पता है जाज भाई, बड़ा नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, मेरे कोई फैक्ट्री ओनर्स कोई नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, हमारे भी वालिदैन बाहर फॉरेन में बेचारे नौकरियाँ करते रहे, हमें पाला उन्होंने, और पालने के बाद हम पॉलिटिक्स में आए, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल का, जिन्होंने मेरी पॉलिटिकल एफर्ट की वजह से, क्योंकि बेशुमार मैंने केसेस भुगते पॉलिटिकली, मेरे ऊपर टेररिज्म के पर्चे हुए, गरदारी के पर्चे हुए, बहुत सारे एफआईआरें हुई, आपको तो सारा पता है जाज भाई। तो बात यह है कि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के अंदर ये आवाज़ मैं अपनी पार्टी के अंदर भी उठा रहा हूँ। हम इलेक्शन कमीशन के अंदर इंशाअल्लाह जो मेरा अपना टारगेट है वो यही है कि मिडिल क्लास को, जब तक आप मिडिल क्लास को सामने नहीं लेके आएंगे, जब तक उनके लिए सहूलत मैसर नहीं होगी, इलेक्शंस का जो एक्सपेंडिचर है इसको एक दायरे के अंदर फिक्स नहीं करेंगे और एक मखसूस नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया गया, यकीन करें एक इलेक्शन कैंपेन को फॉलो किया, कोई जलसा नहीं था, कुछ नहीं था, छोटी छोटी कॉर्पोरेट मीटिंग थी, हैंड बिल्स बनाए थे, घरों में दे रहे थे। इत्तेफाक से मैरिज मुझे शौक था, मैं अटेंड करने गया, वो खातून जो लड़ रही थी, उन्होंने फिर मेरी तस्वीर भी अपनी वो फेसबुक वगैरह पे लगाई, एंड शी वन। और यकीन करें कोई खर्चा नहीं था। आप बराए मेहरबानी मेरा साथ दें, मैं आपके जिस मर्जी पार्टी को ले, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा साथ दें ताकि मिडिल क्लास को बनाए। गुड, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। मिडिल क्लास मैं ये समझता हूँ कि उसमें से अगर आप क्रीम को बाहर नहीं लाएंगे, उसमें पोटेंशियल बाहर नहीं लाएंगे, तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, एक प्लांटेड, एक पूरी थ्योरी के तहत इस मिडिल क्लास को यहाँ पे दबोचा जा रहा है, दबाया जा रहा है, ताकि इसकी आवाज़ कोई ना सुने। ये लोग सिर्फ अपने रोटी के पीछे भागते रहें, इनको सिर्फ अपनी नौकरी की फ़िक्र हो, इनके अपने बच्चों के दूध की फ़िक्र हो, ताकि ये इसी फ़िक्र माश में लगे रहें, ताकि ये सर ना उठाएं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। यकीन माने इन्होंने लगा के इसी टारगेट के ऊपर हमारी यूथ को भी और मिडिल क्लास तबके को लगा दी है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब तक हमारे एक्सपेंडिचर जो इस लेवल के, अगर हम चाहते हैं कि साफ लोग ऊपर आएँ, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा कैडर ऊपर आए, एक अच्छा टैलेंटेड बंदा ऊपर आए, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में टैलेंट इतना ज़्यादा है मैं समझता हूँ, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करके ग्राउंड में लाने की ज़रूरत है। वो ग्राउंड में तब आएगा कि जब उसे पता होगा कि मैं इलेक्शन जो
है मेरा एक्सपेंडिचर जो है 15 लाख से ऊपर नहीं है या 10 लाख से ऊपर नहीं है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर जब वो देखता है कि करोड़ों के अंदर है और जिसने करप्शन की हुई है उसके लिए करोड़ों कमाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस बंदे ने करप्शन की है उसने करप्शन अगर 1 अरब रुपए की है तो उसने 15 करोड़ रुपया लगा लिया, तो वो करते क्या है यहाँ पे पॉलिटिशियन? यहाँ पॉलिटिशियन करते ये हैं कि अगर उन्होंने करप्शन की होती है 2-2 करोड़ रुपए की आपकी डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर जो गलियां बना रहे होते हैं, रोडें बना रहे होते हैं या पुल बना रहे होते हैं, उनके अंदर से उन्होंने कमीशनें कमाई होती हैं और उन कमीशनों को वो एंड पे अच्छा वोट मांगने भी नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने उस तबके को इतना गुर्बत की लकीर से नीचे कर दिया है कि वो उस टाइम जाते हैं कि हम इलेक्शन, कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे, जाके 8-10-12 करोड़ रुपया लगाएंगे और 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीद के तो हम इलेक्शन जीत के वापस आ जाएंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है? पूरा इस सोच को खत्म करना है, इस सोच को हमने खत्म करना है। जब तक हम इस सोच को खत्म नहीं करेंगे और मिडिल क्लास को एक्सेस नहीं देंगे, यकीन माने पाकिस्तान के अंदर ना करप्शन खत्म होगी, ना पाकिस्तान अपने ट्रैक पे रह सकता है, ना पाकिस्तान गुड वे के ऊपर जा सकता है। हमें गुड वे के ऊपर जाने के लिए हमें साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। कर्नल साहब, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह इस जो हमारे पैनलिस्ट, इनसे भी मैंने ये सवाल किया था, ये सवाल अगेन मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो हमारे निगरान सेटअप है कि 90 डेज़ में ये इलेक्शन कराने की अहलियत रखता है? देखें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, मैं कानून की बात इस पर नहीं करूँगा। जी जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना इलेक्शन 90 डेज में होने ना होने चाहिए। जी, इलेक्शन से बात नहीं बनेगी जी, ये नारा इलेक्शन से नहीं बात बनेगी, ये नारे तक मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ना इनके अंदर ना इन्होंने करवाने हैं और ना ही होने चाहिए। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म सही चाहिए, हमें इलेक्शन सही चाहिए, हमारा यही जानिया है। और मैं ये समझता हूँ कि आम इंसान इस पाकिस्तान के अंदर गरीब इंसान क्या इज्जत ही नहीं है, इधर बड़े बड़े लोगों की इज्जत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक एप्लीकेशन आप देते हैं थाने के अंदर, जी जी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को जो उन्हें मुसीबत पड़ जाती है। हमें ये करप्शन को खत्म करना कोई इशू नहीं है, जब लीडर खुद ऑनेस्ट होंगे, हमें ऑनेस्ट लीडर चाहिए। जब लीडर ऑनेस्ट होगा तो ये करप्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और जब आप कानून लेकर आएंगे, यकीन करें, जो बड़ी बड़ी प्रॉडल लोगों ने रखी है ना गाड़ियां, इन्हें चाहिए नहीं। मैं तो बड़ी गाड़ी लेके निकलता ही नहीं, मुझे तो शर्म आती है कि ये तो एक बड़ा बैड सिंपल है कि बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पीछे 4 डाले जा रहे हैं। और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और वो हमने करके देना है, हम करके छोड़ेंगे। भला ये बड़ी पार्टी हैं, ये सारे जो मिडिल क्लास हमारा साथ दे रही है और देगी इंशाल्लाह, और यही इनकलाब होगा। इलेक्शन हमें चाहिए, वो इलेक्शन चाहिए जैसे हमें आवाम को ऊपर ला सकें मिडिल क्लास। अदरवाइज इलेक्शन 90 डेज में करा लें, इलेक्शन 1 साल के बाद कराने, देयर विल बी नो चेंज। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँ, जी जी, ये जो निगरान सेटअप है, भला जिस तरह भी है, इसको जो भी सपोर्ट है, अगर आज ये डॉलर को नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एटलीस्ट गरीब लोगों के ऊपर कुछ रिलीफ होगा। पेट्रोल सस्ता कर देते हैं तो गरीब लोगों का, मिडिल क्लास की कीजिए। देखें, डॉलर तो हमारा नीचे ऑलरेडी आ गया है, लेकिन पेट्रोल कब सस्ता होगा? IMF बताएगी तो पेट्रोल सस्ता होगा। का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है इस चीज को बैलेंस करना। तो ये मेरा तो पॉइंट है इसके बारे। जी जी जी, देखें कर्नल साहब, आपने बात कही कि अगर डॉलर नीचे आ जाए, ऑफ कोर्स डॉलर काफ़ी उसकी, मैं ये समझता हूँ डेंट आया है, लेकिन इसके बावजूद जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं तो वो तो एज़ यूजुअली मतलब इंक्रीज़ बाय इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारी बिजली दिन भर बढ़ रही है। तो क्या ये जो डॉलर नीचे आया है, इसका आम आदमी को क्या रिलीफ है? देखें, ये एक पॉजिटिव साइन नजर आया है, खुशी हो रही है कि चले नीचे को जा रहा है और अभी तक रिलीफ नहीं मिला। जी जी, नीचे जा रहा है, पेट्रोल सस्ता होगा तो हमें रिलीफ मिलेगा, आटा सस्ता होगा तो हमें रिलीफ मिलेगा, बिजली सस्ती होगी तो हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन चले एटलीस्ट हमें नजर आना। अरे आप होप है कि इस होप के सहारे हैं कि भाई हमारे मुल्क में जो एक अनसर्टेनिटी का दौर था, जो यहाँ पे एक डिसर्टेनिटी थी, उसको में काफ़ी हद तक ब्रेक लग चुकी है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और क्योंकि उसकी राह में मैं ये समझता हूँ कि जब हमारा पैसा डी वैल्यू होता है, डॉलर उसकी अच्छी उड़ान होती है, तो एक जो ख़ास तबके के जो लोग होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है कि हमारे इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी नाइली है। अंसर अब्बास कहने साथ जानना चाहेंगे कि अगर अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई इस बिजली की रेट्स में कमी करें, पेट्रोल में कमी करें, और ये जो उन्होंने इससे पहली गवर्नमेंट जो IMF से मायदे किए हुए हैं, क्या ये हमारे रिलीफ भी उनसे पूछ के देंगे?
फिर गवर्नमेंट किस चीज़ की है यहाँ पे? देखें, ये बदकिस्मती है कि जो लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था IMF के साथ, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था, ये जो अभी लास्ट जो किस्त आई है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने करने के बाद उसको डिनाई किया, और जब इन्होंने देखा कि इलेक्शन मुझे मेरी पार्टी को इक़्तिदार से हटाया जा रहा है, तो उन्होंने पेट्रोल को 10 रुपये नीचे कर दिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं। तो ये उस टाइम IMF के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 300 प्लस पेट्रोल, उस टाइम लोग प्रिडिक्शंस दे रहे थे कि जो IMF की जो कंडीशन है उसके अंदर ये पेट्रोल ने 300 रुपया जाना है, 60 रुपये यूनिट बिजली ने जाना है। तो ये खान साहब की उस टाइम के अंदर ही डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे तो अक्लमंदी ये किया कि उन्होंने कहा मुझे ये पजीराई जो है वो जो उनकी कश्ती उस टाइम जो डूबी हुई थी, उन्होंने कहा कि इस कश्ती को बचाने का एक ही तरीक़ाकार है, IMF जाए बाढ़ में, हम जो है इसको नीचे लेके आते हैं पेट्रोल को, तो पेट्रोल को लेके तो ये सारा मलबा जो है तो अगला जो इक़्तिदार आएगा उसके ऊपर पड़ेगा। हुआ वही। अब जब वो अगला इक़्तिदार आया तो उन्होंने जब देखा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने डिनाई भी कर दिया, तो IMF ने और कंडीशन सख्त कर दी। उन्होंने कहा ये किस किस्म के लोग हैं, इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा था उसको भी ऑन नहीं किया। चाहे कोई भी देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके कोई पाकिस्तान का है, हुकूमत पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे कैसे डिनाई कर सकते हैं जो आपने कर दी है, चाहे कोई भी किसी भी फेस के अंदर हो, किसी भी शक्ल के अंदर हो। तो इन्होंने फिर उसको कंटिन्यू किया उस चीज़ों को, और डेफिनेटली वो महंगाई का जो सुनामी उसके अंदर आया वो बिल्कुल आया। अभी जो कंट्रोल चीज़ें हुई हैं डॉलर, मैं ये समझता हूँ कि जो मसनूई, देखें यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक मसनूई महंगाई हो रही है। मैंने पहले कहा ना, एक माफिया बैठा हुआ है, चाहे फ्रूट के ऊपर माफिया, मंडी के अंदर जाएंगे वो एक माफिया बैठा हुआ है, चाहे सब्जियों की मंडी के अंदर जाएं वो एक माफिया बैठा हुआ है, तो हर जगह पे एक माफिया बैठा हुआ है। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ऑपरेशन की ज़रूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब इस ऑपरेशन को करने में कामयाब हो गए, मेरी उनके लिए भी दुआएं हैं, कामयाब हो गए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आसान करेंगे, बहुत बड़ा। इसलिए उसके आसान की वजह बता देता हूँ। वो इसलिए कि डॉलर्स को एग्जैक्ट अभी जो होना चाहिए ना, जो इस टाइम गया हुआ है, अभी 300 से थोड़ा सा नीचे आया इंटरबैंक में, एग्जैक्ट डॉलर को जब ये प्रॉपर ऑपरेशन हो गए तो ये 250 से नीचे आना है। इसकी वैल्यूएशन तकरीबन 220-25 बनती है इस टाइम। तो हमारा ये देख लें किधर इसको लेके गए हुए हैं, और चीनी को किधर लेके, ये अपनी चीज़ें एग्जैक्ट जगह पे आ जाए तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ज़बरदस्त बात आपने की, क्योंकि जिस तरह हमारे आर्मी चीफ खुद आगे जी ये जो माफिया की बात की आपने 100% की, कि माफिया पता कौन है? जी ये पॉलिटिशियन नहीं माफिया नहीं कर साहब अगर नहीं लड़ते तो इलेक्शन को सपोर्ट करते। नहीं, ठीक है, आपकी अपनी थिंकिंग है कर साहब। असल पोजीशन ये है कि मैं देखें, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो पॉलिटिशियन, मैंने पहले भी कहा, जो पॉलिटिशियन बॉर्डर लाइन के ऊपर स्मगलिंग के अंदर शामिल है, आप उठा के अंदर करें, उनको वाज़िया करें, लेकिन वो स्मगलिंग किन की आंखों के नीचे और नाकों के नीचे हो रही है, उस स्मगलिंग को तो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले उन बॉर्डरों के ऊपर तो फोर्सेस है हमारी बैठी हुई, उन फोर्सेस के होते हुए ये कैसे हो रहा है कि वहां से स्मगलिंग हो रही है? जबरदस्त बात जनाब। यहाँ पे हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जावेद मोइस्तफा साहब, चेयरमैन फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पाकिस्तान से, बहुत सी दुआएं आपके लिए कि पाकिस्तान के आवाम के लिए आप खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें ज्वाइन किया। अनसर अब्बास कियानी साहब थे, टिकट होल्डर हैं जनाब PP 18, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल पार्टी से, रावलपिंडी डिवीजन से। इनका ताल्लुक है ज़बरदस्त किस्म के, आपने अपनी डोमेन में रह के ज़बरदस्त अंदाज से आपने बेहतरीन तरीके से हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बासियों के लिए आपने आवाज़ उठाई, अपने इनके मसाइल के ऊपर आपने सैर हासिल गुफ्तगू की। जाती एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी सियासी पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में नहीं आ सकती जब तक आवाम ना चाहें, और आवाम का ही ये कसूर होता है कि वो उन लोगों को इलेक्ट करते हैं और आगे भेजते हैं, बाद में फिर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। कि जाए कि आप बाद में अपनी किस्मत का रोना रोएं, एक अच्छे वक्त के ऊपर अपने नज़रिए के सामने रखते हुए राइट पर्सन का वोट करें, ताकि बाद में आपके लिए मुश्किलात ना पैदा हों। इस बात को गौर कीजिएगा। इसी के साथ प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।